नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईएएस प्री पेपर 2016 का एनालिसिस। हमने जो 15 साल के पेपर्स की सीरीज़ निकाली है उसमें हमने पॉलिटी की जो सीरीज़ थी 15 साल के पेपर्स की उसको ख़त्म कर दिया है। अब हम 15 वर्षों में जो प्रश्न आए हुए हैं इतिहास के, जिसमें प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, तो ये इतिहास के प्रश्नों की जो सीरीज़ है उसका ये हमारा चौथा वीडियो है। 2019 का वीडियो हम पहले डाल चुके हैं, 18 का भी डाल चुके हैं और 2017 तक के वीडियो हम डाल चुके हैं। अब ये 2016 का वीडियो है, इसमें हम इतिहास के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2016 में इतिहास में जो पहला प्रश्न आया था वो था, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन था, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। दूसरा कथन है, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। अब इसमें से सही कथन बताना है। तो ये दोनों कथन सही है, सी आंसर इसका सही है। जो विजयनगर के शासक थे कृष्णदेव राय, उनके समय लगान का निर्धारण होता था वो भूमि की उत्पादकता और उसकी स्थिति के अनुसार किया जाता था। भूमि से होने वाली पैदावार और उसकी किस्म भू राजस्व के निर्धारण का सबसे बड़ा आधार था। और जो कारखानों के निजी स्वामी थे वो भी एक औद्योगिक कर देते थे। इस तरह दोनों कथन सत्य हो जाते हैं। कृष्णदेवराय जी कौन से वंश के शासक थे? तुलु वंश के शासक थे। वह आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह इन उपाधियों के नाम से भी जाने जाते थे। उन्होंने बंजर व गैर कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए विभिन्न प्रयास भी किए। उनके विवाह कर जैसे अलोकप्रिय कर थे वो भी कृष्णदेव राय जी द्वारा समाप्त किए गए। और जो कृष्णदेव राय जी थे उन्होंने तेलुगु साहित्य को बढ़ावा दिया। वो खुद भी तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे। उन्होंने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम है आमुक्त माल्यद, इसकी रचना कृष्णदेव राय जी ने की। उनकी यह रचना तेलुगु के 5 महाकाव्यों में से एक मानी जाती है। उनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिनको क्या बोला जाता था? अष्ट दिग्गज कहा जाता था। तो ये कृष्णदेव राय जी के बारे में हमने यहाँ पर बता दिया है। तो आगे भी अगर प्रश्न आते हैं भविष्य में प्री में या मेंस में तो उसको आप सोल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो ये आप सब जानते हैं, किस में है ये? मालविका अग्निमित्रम। जो मालविका अग्निमित्रम थी कालिदास का प्रथम नाटक, उसमें शुंग वंश के संस्थापक जो पुष्यमित्र शुंग थे उनका पुत्र था अग्निमित्र। और जो मालविका थी जो उनके राज्य की नर्तकी थी, उनकी प्रेम कथा का इसमें वर्णन किया गया है। कालिदास जो है वो संस्कृत के महान कवि हैं। उनकी रचनाएं भी हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। उनका जो नाटक थे वो थे अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमवर्षियम, मालविका अग्निमित्रम। और उनके जो महाकाव्य थे उनके नाम हैं रघुवंशम और कुमार संभवम। और उनके जो खंड काव्य थे उनका नाम है मेघदूतम और ऋतुसंहार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, तमिल क्षेत्र के सिद्ध या सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दूसरा कथन है, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे।
थोड़ा यूपीएससी में हिंदी ट्रांसलेट की तो दिक्कत रहती है पेपर में, इस बार भी दिक्कत हुई थी। असहयोग आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन था इंग्लिश में तो, और उसका असहयोग प्रिंट कर दिया था। तो ये बहुत सारे हिंदी के शब्द होते हैं जिनमें कंफ्यूज होता है। इसका आंसर है सी, दोनों कथन सही है। जो तमिल क्षेत्र है उसके सिद्धतर या सित्र जिसको बोलते हैं, जिसमें अगस्त्य भी शामिल हैं, वो शैव धर्म की तरफ जिनका झुकाव वाले थे और ये एकेश्वरवादी थे। वे मूर्ति पूजा की भी निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत भी शैव थे जो पुनर्जन्म और जाति क्रम को नहीं मानते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो भारतीय इतिहास में मध्यकाल में बंजारे थे वो व्यापारी थे। डी आंसर सही है। जो भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे नमक के व्यापारी वर्ग से संबंधित थे। बंजारा, जिन्हें लंबाणी, बंजारा और गोरोमाटे भी कहा जाता था, वो एक ऐसा समुदाय होता था जिसे आमतौर पर घुमंतु समुदाय के रूप में वर्णित किया जाता था। ये भारत के राजस्थान में पाए जाते थे या पाए जाते हैं अभी भी। अब ये संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। बंजारे पारस्परिक रूप से बैलों और नमक के आपूर्तिकर्ता व्यापारी रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहले विकुटन, अब फिर हिंदी का आ गया विकुटन, इसका मतलब होता है सीधा सीधा सबसे पहले किसने पढ़ा? तो ये पढ़ा था प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। उन्होंने 1838 में ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक जो अभिलेख थे और सिक्के थे उनमें किया गया था। अशोक के जो गिरनार वाले शिलालेख थे उनका अध्ययन करके जो जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने कुछ यूनानी शासकों के नामों की भी खोज की। प्रिंसेप को यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभिलेखों और सिक्कों पर पियदस्सी अर्थात सुंदर मुखा आकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेख थे जिनमें राजा का नाम सम्राट अशोक भी लिखा था। सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहले विकुंठन जेम्स प्रिंसेप ने किया। प्रिंसेप के बाद आए थे फर्ग्यूसन, कनिंघम, एडवर्ड टॉमस, वाल्टेर इलियट, स्टीवेंसन, डॉक्टर भावदाजी, राजेंद्र लाल मिश्र। ये अनेक पुरालिपिविदों ने भी भारतीय लिपियों के अध्ययन और अन्वेषण को आगे बढ़ाया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन था। इसका ये आंसर बहुत सीधा है, इसका ये आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा कथन है, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तीसरा कथन है, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो कौन सा कथन सही है? इसका दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। जो बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय था उसका आदर्श क्या है? बोधिसत्व है। जबकि पहले कथन में क्या दे रखा है? हीनयान संप्रदाय, जबकि ये महायान संप्रदाय का आदर्श है बोधिसत्व। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। ये उसी तरह हो गया जैसे आजकल जो साधु सन्यासी होते हैं वो प्रवचन देते हैं और खुद के निर्माण या खुद के मोक्ष प्राप्ति को वो विलंब करते हैं या उसको रोक के रखते हैं और लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। ठीक इसी तरह था बोधिसत्व की जो धारणा थी वो इसी तरह थी आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हीनयान का आदर्श पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अरहत कहा गया है।
बोधिसत्व मत का अनुसरण करने वाले लोग मुख्यतः पूर्वी एशिया में फैले हुए हैं। तिब्बत, चीन, मंगोलिया, ताइवान, कोरिया, जापान और दक्षिणी पूर्वी वियतनाम में भी इनकी अच्छी खासी संख्या है। इस अवधारणा का प्रसार अब पश्चिमी देशों में भी होने लगा है। बोधिसत्व शब्द मूलतः संस्कृत के बोधि यानी कि जागना या ज्ञान दीप्ति को प्राप्त करना, और सत्य का मतलब होता है चेतन जीव या अवस्था, इससे मिलकर बोधिसत्व बना है। वहीं हीनयान शाखा स्वयं के बोधिसत्व पर केंद्रित रहती है। हीनयान में क्या करते थे, जो भी भक्ति भाव करना है, मुझे तो मेरा मोक्ष चाहिए, बाकी दूसरे अपना मोक्ष देखेंगे। तो हीनयान वालों का था खुद का मोक्ष देखते थे, जबकि महायान वाले थे वो क्या करते थे, दूसरों को मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य बताने के लिए, उनको प्रवचन देने के लिए अपने मोक्ष की प्राप्ति का विलंब करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्य शोधक समाज ने संगठित किया, किसको किया था? ए, बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन। बी, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन। सी, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। या फिर डी, पंजाब में एक किसान आंदोलन। इसका सही जवाब है सी, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था ये। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इस समाज के द्वारा महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन को साहूजी महाराज ने आगे बढ़ाया। सत्यशोधक समाज द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया, कर्मकांड, पुजारियों के वर्चस्व, कर्म, पुनर्जन्म, स्वर्ग के सिद्धांत, इन सभी का विरोध किया गया। यह आंदोलन अपने मूल उद्देश्य और लक्ष्य में ही सामाजिक था। आधुनिकता के मूल चरित्र को आत्मसात करने का संभवतः यह प्रथम भारतीय आंदोलन भी कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव से संबंधित है। तो पहला है, ये क्या था? सामाजिक सुधार, शैक्षिक सुधार, पुलिस प्रशासन या संवैधानिक सुधार? तो ये था संवैधानिक सुधार, डी आंसर सही है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बात या बातें समान हैं? वो समान बातें बतानी है। यहाँ पे पहला जो कथन है वो है, दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। दूसरा कथन है, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। तीसरा कथन है, दोनों में शिलाकृत स्मारक है। तो हमारा आंसर है बी, केवल तीसरा कथन सही है, बाकी पहला कथन गलत है, दूसरा कथन भी गलत है। तीसरा राइट है। चलिए इसको समझते हैं, अजंता और महाबलीपुरम को समझते हैं। अजंता की कलाकृतियाँ जहाँ ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक मिलती है, वहीं महाबलीपुरम में 7वीं शताब्दी के मध्य में कलाकृतियों का निर्माण देखने को मिला है। अजंता की कलाकृतियों में बौद्ध संप्रदाय को महत्व मिला, वहीं महाबलीपुरम में हिंदू धर्म में कौन? विष्णु और शिव, इनके प्रमाण मिलता है। अजंता और महाबलीपुरम दोनों में जो शिलाकृत स्मारक है वो पाए गए। तो इस वजह से हमारा केवल तीसरा कथन सही हुआ, दोनों कथन गलत है, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शब्द दे रखा है एरीपति, इसका विवरण दे रखा है कि ये कौन होते थे। भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तनियूर, ये क्या होता था? एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। घटिका, प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय। अब इसमें से आपको सही कथन बताना है, सही कथन कौन सा है? तो जो दूसरा कथन है वो गलत है। तो कौन कौन सा ऑप्शन कट गया? ए कट गया, सी कट गया, पहला राइट है, तीसरा राइट है। तो डी आंसर सही है। जो एरीपति होता था वो
एरीपति भूमि मुख्यतः क्या होती थी? जलाशय भूमि होती थी और इससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। तनियूर चोल साम्राज्य, जिसका कालक्रम है 850 से 1200 ईस्वी, इसके प्रशासन से संबंधित शब्द है। इसके तहत सभी गांव एक स्वशासित इकाई था। प्रत्येक गांव मिलकर एक कोरम या नाडू का निर्माण करता था। तनियूर एक बड़ा गांव था। यह इतना बड़ा था कि स्वयं ही एक कोरम या नाडू के निर्माण के बराबर था। गटिका मध्यकालीन कर्नाटक के मंदिरों के निकट स्थित पल्लवों का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान था। तो इसमें भी दे रखा है कि गटिका प्राय मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय था। तो ये तीसरा कथन सही हो गया और पहला कथन सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, दूसरा कथन है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन। तीसरा है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। अब बोला यह है कि केशव चंद्र सेन का संबंध किन से है? तो उनका संबंध दूसरा और तीसरा, पहला कथन गलत है। 24 जनवरी 1868 में केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन की स्थापना की थी। 1870 में केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1823 में राजा राम मोहन राय द्वारा द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की गई थी। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में सम्मिलित होकर समाज को संगठित करने का कार्य भी किया था। वे मूर्ति पूजा, बहुदेव पूजा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के कट्टर विरोधी भी थे। स्त्रियों की शिक्षा के प्रति उनके विचार काफ़ी उदार थे। वे पाश्चात्य सभ्यता की अच्छाइयों को भारतीय संस्कृति में भी समाहित करना चाहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द दे रखा है अर्गट्टा, किसको निरूपित करता था? तो ये निरूपित करता था भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र या वाटर व्हील। मध्यकालीन भारत में अर्गट्टा कृषि भूमि की सिंचाई का एक तरीका था। प्राचीन और मध्ययुगीन भारतीय वैज्ञानिकों ने खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की थी। तुर्कों के आने के बाद नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई, जैसे कि कागज, चरखा, लोहे की रकाब और अन्य उपकरण। मुगल सम्राट जो बाबर था, उसने 2 भारतीय यंत्रों को सूचीबद्ध किया था, जिनमें से एक था समय की गणना करने वाला यंत्र और दूसरा था सिंचाई का यंत्र। सिंचाई के यंत्र में 2 प्रकार के सिंचाई के यंत्रों का वर्णन मिलता है। पहला है साकिया या अरहट या रहट और दूसरा है ढेकली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना किसका व्यवसाय था? ये था मागध। मागध जो थे वो प्राचीन भारत के एक दरबारी थे। जैसा कि इतिहासकार कहते हैं, इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों या महाकाव्य संबंधी कथाओं को याद करना विभिन्न समूहों का काम था, जिन्हें सूत और मागध कहते थे। अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन के बारे में। सर स्टेफर्ड क्रिप्स की योजना में यह संकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को क्या दिया जाए? डोमिनियन स्टेट दिया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था उसका मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की सलाह के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। इसका बी आंसर सही है। नरमपंथी क्या करते थे? अपनी मांगों को मनवाने के लिए विचार विमर्श करके सरकार के साथ छोटे मोटे मुद्दों के निपटारे की नीति में विश्वास करते थे। वहीं जो चरमपंथी आंदोलन थे,
चरमपंथी थे वो आंदोलन करना, हड़ताल, बहिष्कार, इन चीज़ों पर विश्वास करते थे। चरमपंथियों को अग्रदूत या चरमपंथियों का नेतृत्व किया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और नरमपंथियों का व्यवहार से ये खुश नहीं थे। जो बाल गंगाधर तिलक वगैरह थे, गरम दल वाले, वो दोनों गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई के कारण 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत विभाजन हो गया। तो 16 प्रश्न आए थे 2016 में इतिहास से। अगले पेपर में, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2015 में आधुनिक भारत से आए हुए प्रश्नों को, कितने प्रश्न पूछे गए और सबका हम वहाँ पे विश्लेषण भी करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।